साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरा नाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल जटमल। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों मथुरा नाथ शुक्ल। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 कक्षा है मेरे प्यारे बच्चों, बसेरे से दूर रचना है हरिवंश राय बच्चन की, मोहन राकेश की, रघुवीर सहाय की, मैथिली शरण गुप्त की। तो बसेरे से दूर रचना है हरिवंश राय बच्चन की। और बसेरे से दूर आत्मकथा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? आत्मकथा। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर नाटक है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये निबंध है। ठीक है, निबंध है। और किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार है राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वर नाथ रेणु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर रचना के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है 1938 से 1953, 1925 से 1953, 1918 से 1953, 1953 से आज तक। तो 1938 से 1953 तक छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का ख है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1953, 1943, 1935, 1919। तो तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1943 में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछ ले दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1951 बताना है। तीसरा पूछ ले तो 1959 बताना है। चौथा तार सप्तक पूछ ले तो 1979 बताना है। और तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, दिनकर, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद रचना पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसको ध्यान रखेंगे। और चिदंबरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। ठीक है, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। और ध्यान रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्त की प्रधानता। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक का मानवीकरण, प्राकृतिक का मानवीकरण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का पूछता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना का मध्य मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है।
ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, रावा रावा, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। और इस पाठ को कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर आपको राष्ट्र शब्द दिख जाए, ठीक है, भूमि शब्द दिख जाए, जन दिख जाए, मनुष्य दिख जाए, माता दिख जाए, तो समझ जाइएगा राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, व्याख्या करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है, जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृत के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है। तो मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है, जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया है। यह उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद अगला है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। राष्ट्र की वृद्धि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा संभव है। जब संस्कृति मजबूत होगी तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा। अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी, इसको भी पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वह भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जात भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण है। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम प्रगति के मानदंड, लेखक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती है। तो जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझते हैं, उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है आपको। ठीक है, व्याख्या कैसे लिखना है, भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं का अर्थ है कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति को स्थिर और अचल मानकर बीते युग की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करते हैं, जबकि वह यह नहीं समझते कि संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन और विकास होना आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है। लेखक ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के लिए रोग के लक्षण माना है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी शंका होता है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय रास्ते में यदि कोई लज्जा से युक्त महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो वह गोद ले श्रांतिक होना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उससे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। ओठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना। ओठों की और कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे और कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम। तो कविता का शीर्षक पवन दूत का है, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो ये प्रिय प्रवास महाकाव्य का अंश है। ठीक है, कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ। तो कृषक ललना का होता है खेत में जो दिखे किसान स्त्री, भूतांगना मतलब स्त्री। इसके बाद कृषक ललना में अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बनो संस्कृति मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी या बेल, विश्व वन सौरभ से भर जाए सुमन के सुंदर खेलो खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
प्रस्तुत पद्यांश के कविता के शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम श्रद्धामनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने किससे बेल फैलने की बात कही है। तो कवि ने संस्कृति से बेल फैलने की बात कही है। शक्तिशाली और विजयी बनों का संदेश कहाँ गूंज रहा है। शक्तिशाली और विजयी बनों का संदेश विश्व में गूंज रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विधाता का मंगल वरदान क्या है। तो विधाता का मंगल वरदान यह है कि मनुष्य शक्तिशाली बने और विजय प्राप्त करे, जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। इसके बाद 5 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, 80 शब्द में उत्तर देना है लगभग। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फिर है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओज, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 7 नंबर है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। उत्तर 80 शब्द में देना है और 5 अंक का है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 7 अंक का होता है। 2 अंक मिलते हैं आपको संदर्भ के लिए और प्लस 5 अंक अनुवाद के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अनुवाद आपको बता देते हैं। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की अद्वितीय शक्ति और सुनने की मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। फिर संदर्भ कैसे लिखना है पर देख लो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको भी देखते हैं। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषाओं यानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान की उन्नति के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से हुए देश व समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय जी वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इसके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इन्हें बहुत सारा धन दिया। इससे बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। यहाँ पर देखें संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद 8 का खा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी सेम है, 7 अंक का। चलिए देखते हैं इसको। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्याग सलाग विपर्या गुण गुड़ा बंधितवान तस सा प्रसवायु। संदर्भ लिखना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निरपद दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद लिखेंगे। ज्ञान का स्वभाव मौन है, शक्ति में क्षमा होती है और त्याग में प्रशंसा से परे होने का गुण होता है। गुणों का स्वभाव यह है कि वे अन्य गुणों से जुड़े होते हैं, जैसे किसी वृक्ष में फल होते हैं। फिर अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रजानाम विनयादनाद रक्षणाद भरणादपि सा पिता पितरस तसाम केवलम जन्म हेतवा। ठीक है, तो इसका अनुवाद देख लेते हैं कैसे लिखना है। प्रजा को विनम्रता सिखाने, उनकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के कारण राजा ही उनका सच्चा पिता होता है। उनके जन्म देने वाले माता पिता तो केवल उनके जन्म का कारण होते हैं। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। 4 अंक का है, 2 प्रश्न करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 10 का खा और गा, रस अलंकार छंद से है। ठीक है, तो इसका आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का। फिर है 11 का पवित्रम का संधिविच्छेद पो प्लस इत्रम होता है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हरेव का संधिविच्छेद हरे प्लस अ होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों होता है दोगधा का संधिविच्छेद, तो दोग प्लस धा होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। 2 अंक का है। प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है और चंद्रशेखरा में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चंद्रशेखरा में क्या है, बहुब्रीहि समास है और दशाननम में भी बहुब्रीहि समास है। इसके बाद 12 का है, लघुता में प्रत्यय है तो लघुता में तल प्रत्यय है। किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, तो धीमान में मतुप प्रत्यय लगा है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए।
भिक्षुका पादेन खज्जास यानी भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। तो एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है इसमें मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एनांग विकारा अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है? तो ये वाला है, सा सिरसा खल्लौटा व सिर से गंजा है, इसमें भी तृतीय विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, 8 नंबर का है। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप, ठीक है। इसके बाद में है 14 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 9 नंबर का है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, नारी सशक्तिकरण और जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण। और इसके बाद है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताएंगे तो इसका वीडियो आप अपलोड कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।